हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर द्रव्यमान केंद्र के बारे में थोड़ी सी बातें की थी और ये लिखा था द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है, और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो देखो, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। केवल ये बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं तो कल वाले वीडियो के अंदर, पहले वाले वीडियो के अंदर ये लिखा था कि द्रव्यमान केंद्र जो है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ये लिखा था मैंने RCM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और ये अपन ने लिखा था, याद हो तो। ये हर किसी स्टूडेंट के याद रहता है, लेकिन इस लाइन में थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। लाइन नंबर 2 आपकी है, मैंने ये बताया था कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है? सदिश योग वेक्टर एडिशन क्या होता है इसका? 0 होता है। ये अपने वहां पे बात की थी, और इसको ये लिखा था M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और ये करते फिर लिखा था 0 लिखा था। केवल 2 ही पार्टिकल की बात हो तो इसी को मैंने लिखा था M1 R1 इक्वल टू M2 R2, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेते हो, लेकिन इसको भूल जाते हो, इसको भी आप याद करोगे। फिर बाद में मैंने और कुछ 2-1 बात बताई थी, वो भी रिवाइज करता हूं। एक बात मैंने ये बताई थी कि द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना आवश्यक नहीं है। फिर ये लिखा था द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। फिर बाद में ये बात बताई थी कि द्रव्यमान केंद्र है वो वस्तु की आकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर ये लिखा था द्रव्यमान केंद्र का मान द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केंद्र ज्यादा, द्रव्यमान केंद्र की द्रव्यमान जिधर ज्यादा होता है उस ओर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है, लिखा था। और फिर एक लाइन ये बोली थी कि नियमित आकार की जो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान वितरण एक समान है, उन सभी के लिए द्रव्यमान केंद्र और ज्यामितीय केंद्र एक ही चीज होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए देखो अपन बात करते हैं कि ये तो लिखा मैंने वस्तु, और एक टेबल सी बनाएंगे, और ये यहां आप बताओगे कि द्रव्यमान केंद्र कहां होगा। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको बतानी है। छोटा सा एक एग्जांपल बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, थोड़ा गौर करोगे। मैंने लास्ट में क्या बोला था? नियमित आकार की वस्तुओं के लिए जो ज्यामितीय केंद्र होता है वही क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो शुरुआत करता हूं मैं एक, जैसे वलय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वलय यानी रिंग की बात करते हैं। रिंग का डिजाइन शायद सबको मालूम है, ये रिंग होती है और इसका सेंटर यहां पर होता है बीच में एकदम। तो आप बोलोगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां पर है? केंद्र पर है, हो गया बस क्लियर अपना। ज्यामितीय केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है ना। नंबर 2, अगर आपसे पूछ लिया जाए चकती भी आपकी क्या होती है? सर्कुलर होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें द्रव्यमान यहां भी होता है ना। तो इस चकती के अंदर भी सेंटर ये तो होगा, ये इसका क्या होगा? सेंटर होगा। तो आप बोलोगे द्रव्यमान केंद्र कहां पर है? केंद्र पर स्थित होता है। दोनों याद कर लिए। तीसरे अगर मैं बात करता हूं स्फीयर यानी गोला, गोला चाहे आपका खोखला हो चाहे सॉलिड हो यानी ठोस हो, गोला भी इस प्रकार से होता है। देखो ये दोनों वस्तुएं 2D होती हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन गोला जो है ये 3 डायमेंशनल होता है, और इसका सेंटर भी कहां पाया जाता है? बीच में एकदम। तो इसके लिए भी आप क्या बोलोगे? द्रव्यमान केंद्र कहां पर है? केंद्र पर स्थित होता है। मेरे हिसाब से तीनों आपके पहले से याद थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लिखे नंबर
4 आपके एग्जाम में आ जाए कि बेलन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। बेलन यानी सिलेंडर का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो उसके लिए सिलेंडर की डिजाइन आपने इस प्रकार से देखी होगी। ये इसके सर्कुलर पार्ट है, ये इसका एक्सिस होता है और ये इसका निरक्ष बोल दो या बीच से गुजर रहा है, तो ये इसका केंद्र होता है। ठीक बात है। तो आप ये लिख सकते हो, या तो लिखोगे केंद्र, केंद्र न बोल के आप लिखोगे अक्ष के मध्य बिंदु पर, अक्ष के मध्य बिंदु पर कौन स्थित होता है, द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। याद होगा, ये पता भी था आपको। फिर बाद में जो पता, एक ये मालूम है छड़, छड़ और बेलन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि छड़ की मोटाई कम होती है। तो देखो आप ये बोलो ये पतली सी कोई छड़ है ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर तो होगा। ये इसके यहाँ पर क्या होगा, एकदम बीच में। तो आप लिखोगे मध्य बिंदु पर, कहाँ लिखोगे, लंबाई के लंबवत या मध्य बिंदु पर इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी कोई समस्या नहीं आई है। इसके बाद में नंबर 6 आप याद करोगे शंकु यानी कोन। कोन आपका हो सकता है कि ठोस हो और हो सकता है कि खोखला हो। आपने जो 11th की बुक है उसके अंदर केवल ठोस की बात कर रखी है और कोन इस प्रकार से होता है, शायद सबको मालूम है। ये इसकी हाइट कहलाती है, ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। और ये इसका शीर्ष और ये इसका क्या कहलाता है, आधार। हाइट इसकी टोटल जो हाइट है वो लेते हैं, ये लेते हैं h। कितने लेते हैं, h लेते हैं। तो देखो अगर आपका ठोस है, गौर करना, ठोस है तो आपका देखो इस शंकु की ऊंचाई है वो h ले रहा हूं, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो क्या है आपकी h है। ठोस के लिए द्रव्यमान केंद्र होगा यहां पर, यानी आप ये बोलोगे आधार से HY4, आधार से HY4। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है भाई। तो आप बोलोगे द्रव्यमान केंद्र जो है, देखो इसके लिए पहले वाले के लिखोगे आधार से HY4 ऊंचाई पर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, ऊंचाई पर। या फिर आप लिखोगे शीर्ष से 3HY4 दूरी पर। अगर यहां से यहां तक की HY4 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3HY4 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपका ये शंकु खोखला है तो आप ये लिखोगे आधार से HY3 ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, HY3 ऊंचाई पर। तो भाई ये आपको इतने याद करने हैं। 7वां अगर याद करना चाहो तो एक ये भी याद कर सकते हो, अर्धगोला। क्या याद किया आपने, अर्धगोला। अर्धगोला इस प्रकार से बनेगा, शायद सबका बनाया हुआ है। ये इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल R है। तो अर्धगोला अगर आपका ठोस है, क्या है, ठोस है, तो इसके लिए CM की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये यहाँ पे होगा और आप लिखोगे 3R/8। पूरा लिखूं तो लिखेंगे आधार से 3R/8 ऊंचाई पर बनेगा। अच्छा, अगर ये बेलन, ये गोला जो है ये खोखला होता तो खोखले वाले के लिए आप कर सकते हो R/2 कर सकते हो। ठीक बात है। मेरे हिसाब से देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने उसमें दे भी रखा है, 11th की बुक के अंदर है और ये एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है ना। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि शीर्ष से पूछे तो 3R/4 और 3HY4 और आधार से पूछे तो आप क्या करोगे, HY4 करोगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं और
बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति, देखो यहां फॉर्मूले से संबंधित कोई इतना कंपटीशन लायक क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन करने की कोशिश करेंगे। देखो किस प्रकार से करते हैं हम। आप लोग जानते हो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो है वो क्या है, RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 और अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, M1 प्लस M2। ये तो है M1 प्लस M2 को मैं टोटल मास लिख दूं तो ये लिखा जाएगा M1R1, ये आपका है एक सेकेंड में दो, M1R1 प्लस M2R2 वेक्टर अपॉन में आप क्या लिखोगे, कैपिटल M। कैपिटल M है वो टोटल मास को शो कर रहा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालनी है, गति निकालनी है। गति के अंदर क्या आते हैं, वेलोसिटी निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो शुरुआत अपन करते हैं। आप लोग जानते हो कि v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, dr वेक्टर अपॉन dt होता है। यहां अपना RCM है तो इसके लिए मैंने CM लगा दिया और यहां भी मैंने क्या लगा दिया, CM लगा दिया। CM फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए आ गया। RCM की वैल्यू पुट करता हूं इसमें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/m तो आ जाएगा बाहर और अंदर आपका रहेगा d/dt और M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर, ये प्लस आगे तक चलता जाएगा, ठीक बात है। फिर बाद में आप क्या लिखोगे, 1/m तो है ही है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखो M1 dr1 अपॉन dt, M1 dr1 अपॉन dt प्लस M2 dr2 अपॉन dt, ये आपका चलता जाएगा। ठीक ऐसे ही 1/m, ये क्या बन गया, dr अपॉन dt। थोड़ी देर पहले बात की थी वेलोसिटी, तो ये लिखेंगे M1 v1। v1 वेक्टर लिखने का मतलब ये है कि ये पहले कण का वेग है ना, प्लस आप लिखोगे M2 v2 वेक्टर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक बात है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस m को इस साइड में लेके आए तो m VCM इक्वल टू आपने लिखा M1 v1 प्लस आपने लिखा M2 v2, ये चलता जाएगा। ये आपका क्या है, ये वेक्टर लगा देते हैं। ये है द्रव्यमान केंद्र का संवेग, रेखीय संवेग। तो इसको केवल मैंने छोड़ दिया MVCM और ये आ गया पहले कण का संवेग P1 वेक्टर और दूसरे कण का संवेग P2 वेक्टर, ऐसे होता जाएगा। तो ये लास्ट वाली लाइन को अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल बोलो तो क्या बोलोगे इसको, कि सभी कणों के रेखीय संवेगों का सदिश योग, सभी कणों के रेखीय संवेगों का सदिश योग जो है वो द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर होता है ना। देखो लिखा क्या था, MVCM, VCM यानी द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग है। दैट इक्वल टू अपन ने ये किया था P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ये होता जाएगा अपना। इसको आपने थ्योरेटिकल अगर बोला है तो ये बोला है कि ये तो द्रव्यमान केंद्र का लीनियर मोमेंटम है और ये पहले कण का, ये दूसरे कण का और इनका सबका क्या कर रखा है, वेक्टर सम कर रखा है, ठीक है ना। तो ये बात होगी पहली। तो फिर बाद में नंबर सेकंड पे आप निकालोगे त्वरण। एक्सेलरेशन A इक्वल टू अपन लोग जानते हैं क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, सब लोग जानते हो। आप ACM निकालना चाह रहे हो, ये क्या है आपका ACM है। ACM निकालना चाहो, ACM यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना चाहो तो आपके पास में ये बन जाएगा dVCM वेक्टर अपॉन dt। फिर जस्ट एक ही मिनट पहले अपन ने बात की है कि VCM क्या होता है, तो VCM की वैल्यू पुट करें तो d/dt। थोड़ी देर पहले अपन ने VCM ये लिखा था 1/m
और ये आ गया था m1 v1 और m2 v2, ये अपना आया था। तो देखो ये m तो मैंने बाहर निकाल दिया और ये अंदर बच गया m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। फिर बाद में देखो 1/m तो है ही, ये क्या हो गया m1 और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dv1 वेक्टर अपॉन क्या आ गया dt प्लस m2 और dv2 वेक्टर अपॉन dt, और ये आपका चलता जाएगा। और आप जानते हो थोड़ी देर पहले लिखा था ये क्या होता है dv अपॉन dt क्या होता है a होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/m इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, और ये चलता जाएगा। पहले वाले के अंदर एक बढ़िया सा फॉर्मूला ये निकला था अपना, और फिलहाल में एक ये बढ़िया सा फॉर्मूला आपने ये निकाल लिया, और ये किसके इक्वल है ACM के इक्वल है। ठीक बात है, एक बार दोबारा लिखते हैं इसको। आपने क्या फाइंड आउट किया है कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ACM इक्वल टू, ये आपने निकाला था 1/m और m1 a1 प्लस m2 a2, ये आपने निकाला था। इस m को इस साइड में लेके जाऊं तो ये मेरे पास में ये प्राप्त हो जाएगा MACM। ये इक्वल लिखेंगे अपन m1 a1 प्लस m2 a2, ये होता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आप खुद पढ़ोगे ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण और उस टोटल द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला कुल बल इसके इक्वल होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MACM, यह आ गया आपका m1 a1 यानी पहले कण पर बल। फिर बाद में अगर मैं लिखूं m2 a2 यानी दूसरे कण पर बल, ये आ गया। और ये आपने एक नया फॉर्मूला याद कर लिया। अगर मान लो F1 F2, अगर आपके न्यूटन का दूसरा नियम याद है तो m2a है, ये बाहरी बल को शो करता है, और m1a है यानी ma जो होता है वो लगने वाले बाहरी बल को दर्शाता है। यानी आप ये बोलोगे MACM ये बराबर होता है बाहरी बलों का सदिश योग, जो एक्सटर्नल फोर्स हैं उनका सदिश योग होता है, बलों का सदिश योग के बराबर है। ठीक बात क्लियर हो गई। यहां से बढ़िया बढ़िया जो बात जो निकल के आती है वो सुनना हुआ ढंग से। क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि द्रव्यमान केंद्र की गति कौन से बलों के द्वारा प्रभावित हो सकती है। तो आप ये कहोगे, मैंने यहां पर क्या बोला है, बाहरी बल। द्रव्यमान केंद्र की गति एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही प्रभावित हो सकती है। इंटरनल जो फोर्स जो होते हैं, आंतरिक बल होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे है, यदि बाहरी बलों का सदिश योग F1 प्लस F2 प्लस इन सब का योग 0 हो जाए तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे MACM इस इक्वेशन से ये बराबर 0 हो जाएगा। यहीं से आप लिखोगे m 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ACM। तो आपने ये लिखा ACM इक्वल टू 0, और ACM 0 होने का मतलब आप ये लिखोगे DVCM अपॉन DT इक्वल टू क्या होता है 0, और अवकलन 0 होने का मतलब ये है कि VCM इक्वल टू क्या हो गया, आपका नियत हो गया। मैंने लिख दिया, लिखने से काम नहीं चलेगा भाई, इसका थोड़ा सा बताओगे। यहां से मैंने क्या बताया, F1 F2 0, इसको आप हिंदी में बोलोगे, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बलों का, बाहरी बलों का, सॉरी क्या बोलोगे आप, बाहरी बलों का सदिश योग 0 हो तो शुरुआत में आप बोलोगे कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 होगा। त्वरण 0 होने को बोलते हैं अत्वरित गति। क्या बोलते हैं, अत्वरित गति, यानी द्रव्यमान केंद्र अत्वरित गति करेगा। त्वरण 0 होने का मतलब है कि VCM क्या होगा, नियत होगा।
तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर किसी पिंड पर लगने वाले बाहरी बलों का सदिश योग 0 हो तो द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। नियत वेग का मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान केंद्र या तो स्थिर होगा या एक समान वेग से गति करेगा। ठीक है ना। यहां जो लाइन आप छोड़ सकते हो बात सुनना, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि द्रव्यमान केंद्र की गति पर कौन सा बल प्रभाव डालता है। तो आप लिखोगे केवल बाहरी बल, अगर बाहरी बल लगाया जाएगा तो ही द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित होती है, अदरवाइज नहीं होती है। आपने यहां देखा भी है, यहां पर आपने ये साफ साफ देखा भी है कि ये बाहरी बल जो हैं ये क्या हो गए, 0 हो गए, तो द्रव्यमान केंद्र की गति क्या है, नियत है। इसका एक जैसे एग्जांपल आता है, मैं एग्जांपल की बात करता हूं। देखो आपके एग्जांपल आ गया एग्जाम में, जैसे कोई बम है और उसको आपने दाग दिया, बम दागा गया और वो रास्ते में फट गया, तो आपसे यह पूछा जाएगा द्रव्यमान केंद्र का पथ कैसा होगा। ये एक बार देखें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और नहीं आता तो बहुत ही हार्ड सा क्वेश्चन भी है। सबसे पहले बम दागा गया, अगर आप किसी बम को दागते हो, किसी पत्थर को फेंकते हो, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो देखो यहां से आपने बम को दागा, ये यूं जाके यूं गति करेगा, ठीक बात है। और ये पथ कैसा है, परवलयाकार पथ है, यानी आपने पैराबोलिक पाथ की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रक्षेप्य है, एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर लो कि कोई भी प्रक्षेप्य है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का मतलब है आपने पत्थर फेंक दिया तो उसकी गति भी कैसी है, प्रक्षेप्य है। हवाई जहाज से बम गिराते हैं तो उसकी गति भी कैसी है, प्रक्षेप्य गति है। किसी तोप से गोला दागते हैं तो वो भी क्या है कि प्रक्षेप्य गति है। लेकिन अपना इस क्वेश्चन में आओ, बम को दागा गया यानी ये क्या है, आप बोलोगे ये है प्रक्षेप्य, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर ये प्रक्षेप्य है तो आप हमेशा ये बताओगे इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो ये तो बात की, अलग बात की। अपना जो टारगेट है वो है कि रास्ते में बम फट गया, आपने बम को यहां से दागा, यहां दागते दागते कहीं पर भी यहां जब पहुंचा तो ये बम फट गया। फटने पे क्या हुआ कि इसका एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, और कोई इधर जा रहा है, और सपोज करो कोई किधर जा रहा है। कैसे भी गति हो सकती है, एक मान लो कि एक इधर जा रहा है आपका, है ना। मेन बात यह है कि आपसे पूछा क्या गया था कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होगा, ये नहीं पूछा गया द्रव्यमान केंद्र का पथ कैसा होगा, ये पूछा आपसे। देखो ये पूछा इसका पथ कैसा होगा। देखो बम के फटने में बाहरी बलों का कोई योगदान नहीं है। बम जब फटता है तो किस बल के कारण फटता है, आंतरिक बलों के कारण। तो मैंने क्या बताया कि बम का फटना में कौन से बल लगते हैं, आंतरिक बल लगते हैं, आंतरिक बल लगते हैं। अगर आंतरिक बल लगते हैं तो आंतरिक बलों का Cm की गति पर, की गति बोल दो या पथ बोल दो, पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर पहले द्रव्यमान केंद्र पैराबोलिक मोशन कर रहा था तो अब भी कैसा मोशन करेगा, पैराबोलिक मोशन ही करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया परवलयाकार। मेरे हिसाब से बात समझी है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये सीखा कि द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित होती है केवल बाहरी बलों पर। फिर आपने ये सीखा कि बम जब फटता है तो वो फटता आंतरिक बलों से। तो फिर आपने क्या समझा कि आंतरिक बल जो हैं द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करते हैं। बात क्लियर होगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, पहले आपका जो पिंड था, आपका बम था, वो परवलयाकार गति कर रहा था, तो फटने के बाद में भी कैसी गति करेगा, परवलयाकार गति ही करेगा। तो ये आपने सीखा है। मेरे हिसाब से आप मुख्य जो बात है
वो ये सीखी आपने। सेम क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यूं बोलूँ आपको, चलो एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। ये लिखा जाए द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित होती है, गति प्रभावित होती है, यानी कौन से बल से प्रभावित होती है। एक लिखा एम में लिख दिया आंतरिक बल, आंतरिक बल से। दो में लिखा घर्षण बल से, और तीन में लिखा बाह्य बलों से, बाह्य बलों से, ठीक है। और चार में आपने लिखा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका आंसर आपको क्या करना चाहिए। मैंने बार बार क्या लाइन बोली थी, मैंने ये बोला है कि इसकी गति केवल प्रभावित होती है, बाहरी बलों से प्रभावित होती है। और आप इसका आंसर क्या करके आओगे, ये करके आओगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैंने क्या मुख्य बात क्या की वो सुन लो एक बार के लिए। शुरुआत में मैंने लिखा कि RCM है, वो आपका बार बार लिख चुका हूँ, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और नीचे मैंने कैपिटल M लिख दिया, और कैपिटल M है M1 प्लस M2 प्लस चलता जाएगा। फिर बाद में अपने यहाँ पे ये ज्ञात कर लिया VCM। VCM में केवल इतनी सी बात है कि M1 V1 प्लस M2 V2, और अपॉन में आपके आ जाएगा कैपिटल M आ जाएगा। और फिर इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे भी लिखा था MVCM, और ये आपका था P1 प्लस P2 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अपने बात की थी ACM। ACM इक्वल टू लिखा अपने M1 A1 और M2 A2, और नीचे लिखा था कैपिटल M। और फिर इसी फॉर्मूले को चेंज करके ये लिखा था MACM इक्वल टू F1 प्लस F2, ये लिखा था। और फिर यही बताया था ये बल कौन से हैं, ये हैं बाह्य बल हैं या बाहरी बल हैं, एक्सटर्नल फोर्स। मेरे हिसाब से याद हुआ। यहां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। फिर बाद में आप एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहां से भी छोटा सा बन सकता है, हालांकि फिलहाल तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन देखो कंपटीशन के अंदर किसी भी टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए अपन को तैयार रहना चाहिए, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां से आपका यही है कि प्रत्येक कण का सदिश, प्रत्येक कण के रेखीय संवेगों का सदिश योग बराबर किसके है, द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर है, ठीक बात है। फिर बाद में देखो इसके और क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे, एक बढ़िया सी बात करेंगे, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय का द्रव्यमान केंद्र, का द्रव्यमान केंद्र। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। संयुक्त निकाय का मतलब है कि आपको दो तीन पिंड दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक तो ये दे दिया गोला या वलय चकती, और एक ये दे दिया आपको कोई वर्गाकार प्लेट दे दी। अब आप एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र अपन को अलग अलग तो मालूम है, अलग अलग तो क्या है इनका मालूम है, लेकिन इन दोनों का दोनों पिंड दे दिए जाएं तो द्रव्यमान केंद्र कहां पर स्थित होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर दोनों का अलग अलग पूछे तो गोले का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है, यहीं पे तो होता है CM, ठीक बात है। अगर ये आपका आयत है या वर्ग है तो इसका द्रव्यमान केंद्र होता है विकिरणों के कटान बिंदु पर। ये जो विकिरण जो होते हैं इनके कटान बिंदु पर होता है, यहां पर होता है। बात क्लियर है, समझ आ गई मेरे हिसाब से। तो देखो अगर ये दोनों अलग अलग आपको मालूम है कि इसका द्रव्यमान केंद्र तो यहां पर है और इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, इसका मास माना कि M1 है
और इसका द्रव्यमान माना कि क्या है m2 है, और इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मैं एक बार x1 y1 मान लेता हूं। ये क्या मान लिया मैंने, x1 और y1 मान लिया, और इसका जो cm है, इसका जो cm है, इसका तो बता दिया, अरे ये है, ये इसका मान लिया कि x2 और y2 है। तो देखो संयुक्त निकाय के लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, संयुक्त निकाय के लिए इतना सा काम करना है आपको। xcm अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जैसे सपोज करो ये दोनों लाइन जोड़ी, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, वो हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए, तो ये रिजल्टेंट है आपका, ये क्या आपका परिणामी है, ये आपका परिणामी cm है ना। इसके निर्देशांक में मानना हो कि अक्ष cm और y cm है, तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना, जो सेम लिखा था वो पहले लिखा वो ही करेंगे अपन। अक्ष cm इक्वल टू इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इसका x1 ये x1, और दूसरे वाले के लिए क्या लिखा m2 और इसका जो सेंटर है वो क्या है x2, और बटा में क्या लिखेंगे अपन m1 प्लस m2। सेम वही फॉर्मूला है जो द्रव्यमान केंद्र का पहले था, फर्क केवल इतना है कि वहां पर प्रत्येक कण का स्थिति सदिश था x1 y1 वो था, यहां पर x1 y1 क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ पे x2 y2 क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र है, फर्क इतना सा ही है। सेम ऐसे ही आप ycm लिखोगे तो ycm इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये कैपिटल है m1 y1 और लिखा m2 y2, और अपॉन में करोगे आप m1 प्लस m2 करोगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपने कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखा, केवल बात को चेंज किया, घुमाया है। पहले m1 आपका क्या था किसी कण का द्रव्यमान, यहां आप बोल दोगे ये जो आकृति दे रखी है गोला है तो गोला, अगर चकती है तो चकती, तो इसका द्रव्यमान क्या है आपका m1 है। पहले x1 y1 अपन ये लेते थे कि m1 जो है उसका स्थिति सदिश था, ये निर्देशांक था, यहां x1 y1 जो अपन ले रहे हैं ये क्या ले रहे हैं, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र ले रहे हैं, बस इतना ही फर्क और कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली अपन पॉइंट पार्ट नंबर 2 के लिए, ठीक बात है। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि कोई थोड़ी सी बॉडी काट दी जाती है, आपके पास में पिंड है और उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया जाता है। देखो कैसे, पिंड के शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र, बात मान लो इसकी करें। शेष भाग का मतलब समझ गए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई गोला है और इस गोले का द्रव्यमान आपके पास में m है और उसकी रेडियस क्या है r है। फिर बाद में देखो पार्ट आपका कितना भी निकल सकता है, मैं थोड़ा सा यूं खींच लेता हूं, ठीक है ना। एग्जामिनर ने क्या कहा कि यहां से एक छोटा गोला और काट दो, भाई व्यास अपने आप हो जाएगा, व्यास तो अच्छा हो सकता है यहां से काट दो, हो सकता है यहां से काट दो, कहीं से काटो, काट के अलग कर दिया। तो देखो मैंने क्या किया कि ये एक छोटा सा गोला ये काट देते हैं, ये काट दिया, ठीक बात है मेरे हिसाब से। ये एक छोटा सा गोला काट दिया, तो देखो एक सेकंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, इसका सेंटर यहां हो जाएगा, ये तो मान लिया C2, इसका सेंटर क्या है, ये C1 है। तो अपन को एक चीज तो हमेशा मालूम होती है कि C1 कहां पर होगा और C2 कहां पर होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि C1 यानी इस बड़े वाले गोले के लिए जो C1 है उसके निर्देशांक माना कि x1 y1 है, x1 y1 है। काटा गया भाग उसकी जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है कि वो r/2 है, क्योंकि आदि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r/2 हो जाएगी,
बात क्लियर है। और इसका जो द्रव्यमान मास है वो माना कि आपका स्मॉल m है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसका जो एक C2 द्रव्यमान केंद्र माना कि इसका हो गया आपका, अपन वैसे निकाल लेंगे, माना कि ये x2 और y2 है। एक एग्जांपल लेंगे फिर समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया। तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेष भाग है उसके लिए अक्ष CM इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, थोड़ा गौर करना। मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा रिपीट करना कि पूरे पिंड के लिए, पूरे गोले के लिए तो ये क्या है, द्रव्यमान m है और त्रिज्या क्या है, r है, पक्की बात है। और इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, C1 है। और C1 के निर्देशांक आपको मालूम है क्या है, मान लिया x1 और y1 है, बात क्लियर है। फिर बाद में जो काटा गया भाग है उसकी रेडियस डायग्राम के अकॉर्डिंग r/2 है, ठीक है ना। और इसका द्रव्यमान अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ये माना कि क्या है, स्मॉल m है ना। और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, ये इसके जो निर्देशांक है माना कि x2 और y2 है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, जो हटाया गया भाग है ना उसको नेगेटिव मास मान लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या मानोगे, जो द्रव्यमान हटा दिया उसको नेगेटिव मान के जो पहले कर रहे थे वैसा का वैसा सॉल्यूशन अपन करेंगे। अब बात क्या थी, पहले क्या कर रहे थे, पहले अपन कर रहे थे कि अक्ष CM लिखना हो तो आप लिख रहे थे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिख रहे थे, ठीक बात है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो भाग आपने हटा दिया, ये भाग है, इस भाग को नेगेटिव मान लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखो अक्ष इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, देखो m1 की जगह कैपिटल M है, बड़े वाले पार्टिकल का क्या है, कैपिटल M है, तो ये लिखा मैंने कैपिटल M लिख दिया। और अक्ष की वैल्यू क्या है, x1 है, ठीक बात है। प्लस इस m2 की जगह पर मास अपने ले रखा है ये m, लेकिन मैंने क्या बोल रहा हूं, हटाया गया भाग है तो इसको माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये आप कर दोगे माइनस m और ये क्या है, x2 बटा m और माइनस m, तो ये बन गया आपका m x1 माइनस m x2 अपॉन m माइनस स्मॉल m। सिमिलरली आपका YCM बन जाएगा, YCM इक्वल टू m y1 माइनस m y2 और अपॉन करेंगे m माइनस स्मॉल m। अब देखो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात आपने समझी है तो आपने ये जरूर केवल और केवल वही फॉर्मूले, चाहे बार बार रटते रहो, रटोगे तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बढ़िया बात यह है कि आप थोड़ा समझा, सेम इससे पहले वाले में लिखा था m1 x1 प्लस m2 x2, यहां भी वही कर रहा हूं, लेकिन जो हटा दिया उस मास को मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखो एक बढ़िया सा अपन एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल। डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। डायग्राम हो सकता है वो आपको दे दे गोला दे दे, हो सकता है चकती दे दे, ठीक है ना। तो देखो m द्रव्यमान और r त्रिज्या की चकती है, कि क्या है, आपके पास में चकती है, डिस्क है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इसमें से r/2 त्रिज्या की चकती चित्रानुसार हटा दी गई। चित्र में बनाता हूं, चित्रानुसार हटा दी गई, है ना। तो आगे क्वेश्चन बनता है, शेष भाग का CM निकालो, द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना है। अब आपके दिमाग में बात आ रही है, चित्र तो बनाए नहीं, तो चलो चित्र बना देते हैं। ये आपके पास में चकती है, फिर बाद में ये मैं अक्ष खींच रहा हूं
और ये वाई एक्स खींचा, ठीक है ना। इसके बाद ये एक चकती हटा दी, ये आपने चकती हटा दी। अब देखो बात, इसका सेंटर यहाँ पर, ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स पे है। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताना होगा आपको, आंसर अपन देखो कैसे लिखते हैं कि C1 की स्थिति क्या होगी। क्या 0 0 नहीं होगी क्या? शायद साफ साफ दिखाई दे रहा मूल बिंदु है। इसके बाद में आप डायग्राम देख के ये बताओगे C2 की स्थिति। इस पूरी वलय की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, R है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, R/2। अक्ष पर ये वैल्यू तो कितनी होगी आपकी, R/2 हो गई। और अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बात क्लियर है। इसके बाद में आप बात करोगे, इसका जो द्रव्यमान है वो आपको दे रखा कैपिटल M दे रखा है, शुरुआत में दे दिया था ये तो। फिर बाद में ये जो छोटे वाला जो भाग निकाला है, ध्यान रहे ये आपके पास में चकती है। ये क्या है, चकती है। चकती के लिए मास है वो 2D होता है, और स्पेयर की बात करते हैं 3D। तो 3D में तो अपन निकालते हैं वॉल्यूम, और 2D के अंदर निकालते हैं एरिया। तो देखो इसका द्रव्यमान माना कि स्मॉल m है। बात ठीक है। अब थोड़ा सा देखो बातों को समझो भाई, थोड़ा इसके आगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़ी चकती है, बड़ी वाली चकती है, उसका जो क्षेत्रफल है, और वो क्षेत्रफल आपके पास में होगा πr²। कितना होगा, πr²। और πr² क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना आपके पास में, कैपिटल M है। अब बात करता हूं छोटी वाली चकती। छोटी चकती का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर। यानी आप लिखोगे πr²/4। यहां अगर आप गौर करते हो तो ये क्षेत्रफल है इसकी तुलना में 4 गुना है। तो इसका जो द्रव्यमान है, छोटी वाली का जो द्रव्यमान है, देखो आप ऐसे याद करो, πr² क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना, कैपिटल M है। तो πr²/4 में कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M/4 हो जाएगा। क्या इतनी बात दिमाग में सेट हो गई। C1 0 0, दोबारा थोड़ा देख लो। मेरे हिसाब से C1 ये मूल बिंदु है, तो C1 क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे। पूरी डिस्क के लिए आपको दे रखा, क्या दे रखा है, M दे रखा है। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R/2 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, R/2। अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। छोटी वाली चकती के लिए मैंने द्रव्यमान क्या मान लिया, स्मॉल m। फिर द्रव्यमान अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि बड़ी वाली डिस्क के लिए क्षेत्रफल πr² है, और πr² है तो इसका द्रव्यमान कितना, कैपिटल M, ये आपको गिवन है। फिर बात छोटी वाली डिस्क की हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr/2 का होल स्क्वायर, πr²/4। तो देखो मैंने क्या बोला कि πr² के अंदर द्रव्यमान कितना है, m है। तो πr²/4 में कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। तो अब देखो अब अपन बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो देखो मैंने क्या बताया था, अक्ष CM, मैंने ये बताया था कि जो हटा दिया ना उसको माइनस मान लो, -m2 x2, और ये लिखेंगे m1 -m2। एक सेकेंड, इसको मैंने लिखा था पहले बड़े वाले का कैपिटल M, और इसका स्थिति सदिश ये निर्देशांक x1 -m x2 और m -m। वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल M की जगह कैपिटल M, x1 की वैल्यू क्या है, 0। थोड़ी देर पहले वाली बात याद रखना, रिवाइज करके देखना, वहां पर x1 की वैल्यू C1 = 0 0 था। स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M/4, और x2 की वैल्यू है
RY2 है। अपॉन में क्या लिखूं, अपॉन में m की जगह m और ये आपका था MY4। इसका जब करेंगे तो ऊपर आपके पास में आ गया -MRY8 और नीचे आ गया आपका 3MY4। काट पीट करें, m से m कैंसिल और थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। ऊपर आ गया आपका RY8, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये आपका बन गया 4 दूनी 8, तो -RY6। फिर बाद में बात आती है YCM इक्वल टू M लिखेंगे Y1 माइनस M Y2 और अपॉन में लिखेंगे M माइनस M। वैल्यू पुट करते हैं तो Y1 और Y2 दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे ये आया और यह आपका आ गया 0। तो निर्देशांक क्या हो गया आपके, निर्देशांक ये आ गए अक्ष CM और YCM और ये आ जाएंगे आपके अक्ष CM का वैल्यू -RY6 और 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर डायग्राम को दोबारा बनाऊं, यहां से हम ये निकाला था, ये C1 अक्ष और ये Y, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, माइनस साइड ये होती है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये आ गया CM। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट इन 2 वीडियोज के अंदर द्रव्यमान के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे घूर्णन गति की बात करेंगे। घूर्णन गति के अंदर कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जड़त्व, आघूर्ण उनकी बात करेंगे। अगर आपने गौर करके कंपटीशन के लिहाज से अगर देखे हों पिछले ग्रेड 2 के 3 या 4 पेपर, तो उनमें जड़त्व आघूर्ण का क्वेश्चन जरूर आया हुआ है और क्वेश्चन पिछली बार तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद ये करते हैं उस लेवल तक अपन पहुंचेंगे। जय हिंद, नमस्कार।